अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको शिकंजी बनानी है और आपको दिया गया है एक नमक का डेला, एक मिश्री का डेला और साथ में एक नींबू, तो आप कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले नमक को तोड़ोगे, ठीक है। नमक का जो डेला है उसको ब्रेक करोगे और छोटे छोटे पीसीस में उतना फाइन कर लोगे जैसे कि एक आपका चूरा बन गया है, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से आप दोनों को मिलाने के लिए मिश्री का डेला तोड़ोगे और उस मिश्री के डेले को जब तोड़ोगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, एक फाइन चूरे की तरह हो जाएगा। अब जब इसमें आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे और साथ में नींबू डाल के सबको मिक्स करोगे, तब आपकी क्या बन जाएगी, शिकंजी। तो इस प्रोसेस में आपने कुछ ध्यान दिया, यहाँ जो एक बहुत बड़ा कंपाउंड था वो टूटा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटा, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक हुए उसके बाद दोनों ने मिलकर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में जब कंपाउंड्स के बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, वो सब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आई बात समझ में? कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म कैसी है, वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, जीओसी में। यही वजह है जीओसी को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंतरात्मा कहा गया है। एक ऐसा उपकरण कहा गया है जिसके बिना आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं सकते, आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। जैसे गणित को समझने के लिए गुणा भाग जोड़ घटाना, गिनतियों का याद करना बहुत ज़रूरी होता है, पहाड़े याद करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत बेसिक गणित की बात कर रही हूँ जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप गणित के बड़े सवाल कैसे कर लोगे? बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को होने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और नए बॉन्ड बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा वाटर बनाओ, भाई वाटर बनाओ, तो आपको कि वाटर कैसे बनेगा? वाटर बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो क्या वायुमंडल में हाइड्रोजन एच है, खाली O के तरह है? नहीं भाई, पूरे एटमॉस्फेयर में कैसे रहती है हाइड्रोजन? H2 की फॉर्म में और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है। तो अब क्या करना होगा हाइड्रोजन बनाने के लिए? भाई हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का जो कि एक बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होगा, ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होगा। ये हो गई हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग। और इस बॉन्ड ब्रेकिंग से जो हमारे की H और O बने, ये क्या है? ये कहलाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनको क्या बोलेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स यानी कि जो रिएक्शन के, किसी भी रिएक्शन के बीच में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। वो बने और इन्होंने आपस में रिएक्शन करी, उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम मिले, तो हमारा बन गया H2, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस में बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो सब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बॉन्ड किस टाइप के टूटते हैं? बॉन्ड टूटने के भी टाइप होते हैं। भाई हाइड्रोजन ने कहा चलो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तुम दोनों ले लो, बात खत्म। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन ले लिए। उसने कहा चल तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास, बात खत्म। तो बन गए हमारे फ्री रेडिकल। लेकिन जैसे 2 भाई होते नहीं है, एक भाई निकला चालाक, एक भाई था बेचारा सीधा। उस चालाक भाई ने, ये था चालाक और ये था सीधा, इस चालाक ने सीधे का जो इलेक्ट्रॉन था चुपके से अपने पास खींच लिया। उसने चुपके से अपने पास खींच लिया, उस बेचारे के पास कुछ नहीं छोड़ा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया कार्बोनाइन। नए नए नाम आप पढ़ोगे, जो बच्चे अभी नया ताज़ा पढ़ रहे हैं 11th में, उनके लिए नए नाम होंगे, और ड्रॉपर्स के लिए उन्होंने भी सुन रखा होगा। H, जिस बेचारे का इलेक्ट्रॉन उसने खींच के ले गया और उस बेचारे के पास कुछ नहीं बचा, तो ये कहलाएगा कार्बोकैटायन।
ये कहलाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। थोड़ा समझ में आया? नहीं समझ में आया, लेकिन आप आगे पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे बहुत आसान तरीके में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ऑल ओवर। मेरे कहने का मतलब क्या था, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है भाई। जब आप पहले से ये जान लोगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसी का एक ओवरव्यू हम आपको आज बताने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे इस बारे में कि जो जीओसी का नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें उसका क्या ओवरव्यू है, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको इतना सा समझ में आया, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें पहले बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने के भी कई टाइप होते हैं। जो बॉन्ड टूटते हैं और उसके बाद जो भी एक कहते हैं ना एक नया नमूना बन के आता है, आप नमूना समझ लो, आपके लिए तो नमूना ही हो गया ना, नया नमूना बन के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। वो भी कई टाइप के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर वो जब आपस में जुड़ते हैं फिर नया कंपाउंड बनाते हैं, ये पूरी प्रोसेस कराती है मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस कराती है मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। कितने टाइप के बॉन्ड टूटते हैं, किस टाइप से टूटते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आप उसको नोट कर लो। ये एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो गया आज चैप्टर का कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। हम कई सीरीज में लेके चलेंगे इसको, कई पार्ट में होगा ये चैप्टर, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिशन। बॉन्ड टूट रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड फिशन। ये पहला पॉइंट आप डाल लो, बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन के टाइप्स आप पढ़ोगे। दो टाइप का होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। अभी मैंने आपको बताया था जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो बॉन्ड है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना ले गए तो होमोलिटिक। लेकिन एक भाई निकला चालाक, उसने दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वो कहलाएगा हेट्रोलिटिक। एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, यहाँ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनाइन। होमोलिटिक फिशन से हमारे क्या बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप पढ़ोगे, ठीक है। ये एरो मैंने लगा रही हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी आप पढ़ोगे। ये सेकंड पॉइंट डाल लो चाहे। होमोलिटिक फिशन से हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कार्बोकेटायन एंड कार्बेनाइन, ये दोनों जो हमें मिलते हैं ये हमें हेट्रोलिटिक से मिलते हैं और होमोलिटिक से हमें फ्री रेडिकल मिलता है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा दो और हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले आप इतना नोट कर लो। नोट कर लिया ये, ठीक है। अब इस तीन के अलावा, ये तो बहुत बेसिक हो गए, इन तीन के अलावा जो दो और आप पढ़ोगे जो कंपटीशन लेवल के इंपॉर्टेंट हैं वो है कार्बीन और नाइट्रीन। ये दो आप और पढ़ोगे जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल के हैं ये, तो आप पढ़ोगे कार्बीन एंड नाइट्रीन, ठीक है। ये तो हो गए आपके बॉन्ड फिशन और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आप देखो, एक आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये क्या बला है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं भर भर के। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि जैसे, इसको इस तरह समझो,
आप अपनी क्लास की एक सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, सीट पे बैठे हुए हो, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं। छोटी क्लास में आपको याद होगा, जैसे मान लिया आपकी बैठने वाली बेंच 2 जनों के बैठने की है, ठीक है ना, तो भाई हाँ आप अपनी ईमानदारी से इतनी जगह घेर के बैठे हुए हो, ठीक है। दूसरा एक बच्चा आया और उसने क्या करा, इतनी जगह घेर ली और आपको कोने में सरका दिया। ऐसे होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं क्या सनक चढ़ी रहती है, वो इधर को के बैठते हैं, इधर जगह खाली छोड़ते हैं, जैसे पता नहीं किसको बैठाना है पास में। कुछ ऐसे होते हैं, उनसे कहते थोड़ा उधर सरक जा, मुझे जगह दे दे, वो सरकते नहीं हैं, लड़ते रहते हैं। कुछ टाइप के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं धकेलते रहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? इस टाइप के बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास आपका बैठने का मन करेगा, बहुत अच्छी आदत के होते हैं, तो आप उनके पास घुसे जाओगे, वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन आप घुस रहे हो उनके पास, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इनमें भी ये चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मान लिया कोई भी कार्बन है बेचारा, ना तो कि इलेक्ट्रॉन लेना जानता है ना देना जानता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझेदारी करता है अपनी, वही मस्त वाली, और अपने जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब इससे जुड़ गया क्लोरीन। क्लोरीन बड़ा शाना है। ये क्यों शाना है ये तुम्हें पता है। इसको चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये इसी फिराक में लगा रहता है, मैं जिसके साथ जुड़ूं उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लूं, उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लूं। तो जब जैसे ये कार्बन के साथ जुड़ता है, कार्बन बेचारा हमारा सीधा साधा, ये क्लोरीन का शाना, तो इसने क्या करा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, दे मुझे खींच लिया, बेचारे से खींच लिया, ठीक है। जैसे ये इससे जगह खींच लेता है ना, दे मुझे अपनी जगह दे, बेचारा कोने में हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तुम कार्बन हो, तुम्हारे पास क्लोरीन आके बैठ गया, तुमसे तुम्हारी सीट भी ले गया और तुम बिल्कुल कोने में सरका दिया यहाँ को, तीसरा सी जगह में, और जगह में फैल के बैठ गया। इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स ने खींच लिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन खिंच गया, उसकी तरफ को चला गया, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं ये आप पढ़ोगे, ड्रिलिंग आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो देखो कोई भी डिस्प्लेसमेंट स्थायी तो होता नहीं है, कुछ जगह स्थायी होगा, कुछ अस्थायी होगा। जैसे ये टेम्परेरी इफेक्ट है, नहीं है, ये आके बैठा खींच के ले गया जगह, ठीक। अगले दिन कोई और बच्चा आके बैठेगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये तो हो गया टेम्परेरी इफेक्ट, कभी किसी ने कौन सी सीट घेरी और बच्चा आके बैठ गया आपके पास, उसने आपकी जगह खींच ली, मोटा आके बैठ गया उसने खींच ली, कोई शाना आके बैठ गया तो उसने आपकी जगह खींच ली। लेकिन अगर क्या पता टीचर ने आपकी सीटें फिक्स कर दी, तब क्या होगा, अरे भैया मेरे पास शाने के पास पड़ी है मेरी सीट, दूसरे नंबर की सीट है, वो तो बहुत तेज है, मुझे बैठने की जगह भी नहीं देगा। तो अब वो क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, वो तो एक प्रॉब्लम परमानेंट हो गई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, एक होता है परमानेंट, और एक होता है टेम्परेरी। क्लियर हुई बात, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये भी आप लिख लो, क्योंकि अभी लिख लोगे ना तो पढ़ते वक्त बहुत अच्छा समझ में आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस के साथ एक आता है मेसोमेरिक। इन दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। कई कई जगह तो आपको बता दिया जाता होगा कि अरे दोनों एक ही हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है इन दोनों में। रेजोनेंस, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इफेक्ट और लिटिल नास के आगे छोटा सा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये 3 टाइप के परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट 2 होते हैं, इंडक्टोमेरिक, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। एंड इलेक्ट्रोमेरिक, कंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेस, ठीक है। ये आप पढ़ोगे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट।
ठीक है तीनों ही यहाँ पर कंजुगेशन में, तीनों को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिलेटेड क्वेश्चंस भर के आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको? ठीक, चलिए डिटेल अब हम पढ़ेंगे भाई, वीडियो में पढ़ेंगे, सब जानेंगे इसको कंप्लीटली। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स, जैसे कुछ ऐसे आयंस होते हैं, 2 टाइप के आयंस आप पढ़ते हो, एक एनायन पढ़ते हो और एक कैटायन पढ़ते हो, ठीक है ना। उसमें भी आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफाइल, कुछ कैटायंस एनायंस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिनको न्यूक्लियस की चाहत हो। न्यूक्लियस की चाहत किसको होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि एनायंस। इलेक्ट्रोफाइल कौन? जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है। इलेक्ट्रॉन की चाहत किसके पास होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है जो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक। उसके बाद आप जानोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आप जानोगे, ठीक है। तो ये है सब आपका जीओसी, कंप्लीट जीओसी में जो आप पढ़ने वाले हो वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे आपका फिशन से, जो हमारे 2 टाइप के फिशन होते हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले हम न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। हमारे जो रिएजेंट्स कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट्स। 2 चीज़ें होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो हम जानेंगे ये क्या होते हैं, क्लियर होगी बात। पहले हम जानेंगे किसकी किससे रिएक्शन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को, जैसे मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रही हूँ, तो इसमें कौन रिएजेंट जो रिएक्शन करवाता है, और सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन होती है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। उसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की क्या भूमिका है वो हम सब जानेंगे, ठीक। अब जब ये बन के H2 बन रहा है तो कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, तो हम फिशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।